हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना आर.एस. कुमावत और आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल के कुछ विशेष प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम से संबंधित रहे हैं। इससे पहले वाली जो हमने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। कईयों ने नहीं बताया है, तो चलो मैं उस पर आपको बता देता हूँ कि जो प्रश्न हमने 11 किया था कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो इसका मैंने आपको आंसर है वो चुनने को दिया था। जिन्होंने इसका आंसर दे दिया है वो एकदम बिल्कुल सही है। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि हम भारत के लोग, भारत को इस तरह से स्टार्ट होती है। तो अब इसके बाद में हम जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है उस पर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पर बात करते हैं प्रिय साथियों कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, दूसरा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना और तीसरा है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रिय साथियों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो प्रयोग किया गया है उसका सही अर्थ क्या है। देखिए कि भारत में अनेक धर्म है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और तीसरा है धर्म अनुपालना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है और चौथा है भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखिए साथियों, जो ये लाइनें हैं ना ये सारी की सारी सही है एकदम पहले तो, लेकिन जो विशेष यानी सही अर्थ प्रकट करता है ये सही है कहीं ना कहीं, लेकिन जो शब्द प्रयोग हुआ है धर्मनिरपेक्ष उसका सही भावार्थ क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा इसमें जो माना गया राइट आंसर वो द माना जाएगा कि भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। कहा गया है कि निम्न में से कौन राज्य को धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है, तो मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है ब यानी कि संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन 1 हो गया मूल अधिकारों में, ऑप्शन 2 हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में और ऑप्शन 3 है मूल अधिकारी, यानी ये अधिकारी नहीं है साथियों, यहाँ पर अधिकार लिखा है मूल अधिकार, ये मिस्टेक हो गया है किसी कारण, थोड़ा आप अधिकार कर लीजिएगा कि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में, और ऑप्शन द है संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। हाँ तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है स, यानी कि जो ये तीनों चीज है मूल अधिकार, नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य, यानी मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों में क्या है कि जो भारतीय प्रस्ताव की प्रस्तावना में जो जो शब्द आए हैं जैसे कि अखंडता है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, इनके सभी का जो मूल रूप से सार है वो इन तीनों में वर्णित है। आगे देखिए कि 26 नवंबर ये 19 है यहाँ पर कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। आपको वो शब्द बताने हैं जो शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन 1 है समाजवाद, ऑप्शन 2 है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन 3 है अखंडता, ऑप्शन 4 है गणराज्य। तो अब सही नीचे दो कूट दिए गए हैं वो सही चुनने आपको। ऑप्शन 1 में पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन ब में है दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन स में है पहला, दूसरा, चौथा और ऑप्शन द में है तीसरा और चौथा। अब देखिए साथियों, अब मैं इसका आपको राइट आंसर बता दूं कि जब भारत, अब वर्तमान में तो ये चारों ही शब्द भारत की प्रस्तावना में है वर्तमान में, लेकिन यहाँ पर क्या है इसने प्रश्न देने वाले ने वर्तमान नहीं दिया है बल्कि इसने दिनांक फिक्स की है कि 26 नवंबर 1939 यानी कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कौन से
शब्द नहीं थे। तो ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि इसका मतलब वो ऑप्शन होगा जिसमें 1, 2 और 3 हो, यानी कि पहला आंसर होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। प्रिय साथियों, आप एक ट्रिक से याद रखते हैं, ट्रिक है सपा। सपा से आप याद रख सकते हैं कि स से समाजवाद, पै से पंथ निरपेक्षता और जो पै में ए है उससे आप अखंडता ले सकते हो, यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए थे। इससे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों शब्द नहीं थे। अब देखिए इसके जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 है कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। कईयों के प्रश्न समझ में नहीं आया होगा। मैं बता दूं कि ये कह रहे हैं कि जो राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया है वो किस देश से प्रभावित हुई है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, भाषा समझने की कोशिश कर दिए। देखिए राज्यसभा के संगठन मतलब उसके निर्माण में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने, यानी कि जो उसके निर्माण की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, वो कौन से देश से प्रभावित हुई है। आप लैंग्वेज को समझिए तब जाके पॉलिटिकल के प्रश्न सही होंगे, अन्यथा रट्टा लगाने से पॉलिटिकल के प्रश्न कभी सही नहीं होती है साथियों। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, यानी कि आयरलैंड से। दूसरा प्रश्न देखिए कि भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है, यानी कि जो हमने संघात्मक व्यवस्था अपना रखी है वो किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 है कनाडा, ऑप्शन 2 है यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 है आयरलैंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कनाडा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, यानी कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो इसके अंदर अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है जी ऑस्टिन, ऑप्शन 2 है केसी वेहियर, ऑप्शन नंबर 3 है सर आइवर्स जेनिस और डी वसु। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1 जी ऑस्टिन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो ऑप्शन 1 है यह लोकतांत्रिक गणराज्य है, ऑप्शन 2 है इसमें संघात्मक रूप की सरकार है, और ऑप्शन 3 है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, और ऑप्शन नंबर 4 है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसमें देखिए आगे नीचे अपने को कूट मिलाने हुए दिए गए हैं कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो आप देखिए कि पहला सही है, दूसरा सही है, कौन सा सही नहीं है, इस हिसाब से अपने को चुनना है। तो मैं आपको बता दूं प्रिय साथियों, ऑप्शन नंबर जो अपने पास 1 दिया गया है उसमें कहा है पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर दूसरे में कहा गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, और स में कहा गया है कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, और द में कहा गया है सभी सही है। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें गलत क्या है, तो आपका कन्फर्म अपना प्रश्न हो जाएगा। बता दूं प्रिय साथियों कि भारत में एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान की सूची जो अनुसूची 7 है उसमें शक्तियों का विभाजन है। सूचियां बनाई गई है 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसलिए शक्तियों का विभाजन है, एकीकृत प्रावधान नहीं करती है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ये जिस ऑप्शन में है ये ब ऑप्शन में है, तो मतलब ब सही है। देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न कि शब्दान्यंतर का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। दूसरा देखिए वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्तियां निहित होती है।
तो आप इसका जो राइट आंसर सोच के है ना, इस तरीके के जो प्रश्न हैं आप उन पर मनन करिएगा, फिर हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, आपने क्या सुना है, क्या सोचा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप झिझका मत करिए कमेंट करते वक्त, ताकि हमारा गलत हो जाएगा तो अरे साथियों, जब गलत होगा तभी तो सीखेंगे ना, पहली बार तो किसी के सही नहीं होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं इसी तरह के प्रश्न लाता रहता हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तथा आप इन प्रश्नों को अपने अन्य मित्रों के साथ भी साथियों शेयर करें, तथा आपकी कितने टोटल प्रश्न सही हुए ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल मैं फिर लेके आता हूँ किसी विशेष टॉपिक पर, जो आए हुए प्रश्न हैं उनका समावेश लेकर आऊँगा, और फिर मैं आपको एक 10-15 प्रश्न फिर हल कराऊंगा जो हर पेपर की दृष्टि से हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।